हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, टाटा ग्रुप का आईपीओ आने वाला है। और टाटा ग्रुप का ये जो आईपीओ है, ये कितने साल बाद आया है? 19 साल 5 मंथ्स, राइट। 19 साल 5 महीने के बाद दोस्तों एक टाटा ग्रुप का आईपीओ आया है। आखिरी आईपीओ आया था टाटा ग्रुप का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का। और उसके बाद दोस्तों टाटा ग्रुप की लेगेसी में एक और कंपनी का नाम जुड़ता हुआ नजर आएगा, जो एक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो टाटा टेक का आईपीओ आने वाला है और टाटा ग्रुप का एक 19 साल बाद ऑलमोस्ट एक आईपीओ 2004 के बाद एक आईपीओ आने वाला है, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पैसा लगाना नहीं लगाना ये तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है कि टाटा टेक्नोलॉजीज कैसा आईपीओ रहने वाला है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हम समझेंगे दोस्तों कंपनी को पूरा, एंड डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आईपीओ के रिलेटेड उसको। तो फ्रेंड्स, कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1994 में स्टार्ट हुई थी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और बेसिकली ये दोस्तों कंपनी जो है वो एक लीडिंग कंपनी है ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। और जो कंपनी है वो काफ़ी ऐसे ऑफर प्रोडक्ट आपको देती है जिसमें डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस होता है। किसमें? इसमें दोस्तों कंपनी के काफ़ी सारे टर्न की सॉल्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर कंपनी ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और टायर 1 सप्लायर है। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की। एंड याद रखिएगा, टाटा मोटर्स ही इसमें अपना स्टेक बेसिकली सेल करता हुआ नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली उसके साथ दो और है, अल्फा और टाटा ट्रस्ट बेसिकली अपना स्टेक बेचता हुआ नजर आएगा, बट मेजरली आपको टाटा मोटर्स का स्टेक बिकता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज का काम क्या है? टाटा टेक्नोलॉजीज अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। कैसे असिस्ट करता है वो? इस तरीके से कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करे जो सेफर हो, क्लीनर हो और इंप्रूव करे उनकी क्वालिटी फॉर लाइफ फॉर द एंड कस्टमर्स। कंपनी का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज है इस पूरे डोमेन के अंदर। एंड मेनली दोस्तों कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और कंपनी ने अपने आप को काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखा है, या काफ़ी कह सकते हैं कंपनी ने एक्सपीरियंस गेन किया है इस पूरे सेक्टर के अंदर। एंड डेफिनेटली कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। लेकिन कंपनी कुछ और एडजेसेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काम करती है, जिसमें एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी आ जाता है। तो कंपनी का काम कहाँ पे है? कंपनी का मेजरली जो काम है वो ऑटोमोटिव का है। लेकिन ऑटोमोटिव के बाद कंपनी अदर्स भी करती है। अदर्स के अंदर कुछ एडजेसेंट इंडस्ट्रीज है, जिसमें एरोस्पेस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है। ये तीन और जगह है जहाँ पे कंपनी का आपको काम देखने को मिलता है, बट मेजरली कंपनी का जो पैसा है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑलमोस्ट ग्लोबली स्प्रेड है। अभी हम बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन कंपनी डेफिनेटली, इनके पास जो टीम है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी कारोबार कर रही है लगातार दोस्तों, अपने स्किल सेट को परफॉर्म कर रही है। और काफ़ी कोलैबोरेशन किए इन्होंने इन रियल टाइम एंड सॉल्व किए कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन हमेशा मैं बात करता हूँ कुछ रिस्क और कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? तो कंपनी की स्ट्रेंथ यही है कि दोस्तों कंपनी को सबसे अच्छा मतलब एक्सपीरियंसेबल टीम है इनके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी ऑफर करती है डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटीज़, जिसमें न्यू एज ऑटोमोटिव ट्रेंड, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कंपनी का काफ़ी फोकस रहता है। बिकॉज कंपनी जो भी देखिए नया इंडस्ट्री के अंदर चेंज होता है, उसको कंपनी डेफिनेटली उसकी तरह अपने आप को पूरा चेंज कर लेती है। ये अच्छी बात है। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड क्लाइंटल बेस है अक्रॉस द ग्लोब, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी एक ही क्लाइंट पर डिपेंडेंट है। हाँ, कितने क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है वो हम बात करेंगे। चौथा है, कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स जो है वो डेफिनेटली ग्लोबली लोकेटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक इंडिया के अंदर है, ग्लोबली आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जो क्लाइंट इंगेजमेंट और स्केलेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है कंपनी की। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी प्रोप्राइटरी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर कोई लार्ज अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करना चाहता है मार्केट के अंदर तो कंपनी वो है। छठा ये है कि इनकी ब्रांड वैल्यू और रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी बढ़िया, नाम से पता चलता है टाटा ग्रुप की कंपनी है। और सातवां ये है कि दोस्तों कंपनी का जो बोर्ड है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नो डाउट इन इट। तो ये तो कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब रिस्क क्या है? देखिए, पहली रिस्क ये है कि कंपनी मेजरली ऑटोमोटिव सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और इनके मेजरली 5 टॉप क्लाइंट्स है, उसमें एक टाटा मोटर्स भी है जिसपे कंपनी का डिपेंडेंस रहता है। अब कंपनी, मान लीजिए कोई क्लाइंट चला जाता है, वो तो अपने आप में एक सेकेंडरी बात हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई इनका क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, और वहाँ पर उनको बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो ऑटोमेटिकली देखिए इनके जो हम कह सकते हैं ऑर्डर्स है या फिर जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। बिकॉज जो सामने कंपनी इनको ऑर्डर्स दे रही है उनका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, कंपनी बिल्कुल दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंट है कि उनका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली इनका भी ग्रो करेगा। उनका अगर डिक्लाइन में चलेगा तो इनका भी बिजनेस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी को देखने को मिला है। डेफिनेटली देखिए जो कंपनीज होती है उनमें एक प्रॉब्लम रहती है जो है कैश फ्लो की, बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी पास्ट में जो नेगेटिव कैश फ्लो है। अभी कुछ नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है, अच्छी बात यह है। अब क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन में काम करती है, फिर कह सकते हैं कि कंपनी ग्लोबली लोकेटेड है, तो कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज है। मतलब वहाँ पर अगर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो सीधा सीधा कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। चौथा ये कि दोस्तों कंपनी एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बने रहना ही अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। डेफिनेटली वो एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और पांचवा ये है कि कंपनी क्लेम्स अंडर स्पेशल टैक्स हॉलीडेज डिडक्शंस फॉर यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। जो अगर कोई भी चेंज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर तो दोस्तों वो कंपनी के बिजनेस को सीधा सीधा इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोई बहुत बड़े आपको लार्जली रिस्क देखने को नहीं मिलेंगे, बट कुछ रिस्क ज़रूर है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, ठीक है। 31 मार्च 2020 में दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था ऑलमोस्ट 2896 करोड़। कंपनी का मुनाफा था 250 करोड़। इसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है 2425 करोड़। उसके अगले साल कंपनी का मुनाफा 251 करोड़ से घट के 239 करोड़ का हो जाता है, क्योंकि कोविड था, राइट। अगले साल दोस्तों वापस से नॉर्मल सी आती है तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3578 करोड़ हो जाता है, लेकिन मुनाफा जो है वो 239 करोड़ से बढ़ के 436 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ी जंप है। और 31 मार्च 2023 के कंपनी ने नंबर्स अभी रिपोर्ट किए जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 4501 करोड़ आया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। एंड जो कंपनी का मुनाफा 436 करोड़ का था वो बढ़ के 624 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी अगर आप कंपनी को ग्रोथ देखेंगे तो डेफिनेटली लगातार देखने को मिल रही है। दूसरी बात जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया है। तीसरी बात जो कंपनी के मार्जिन है वो भी लगातार एक्सपांड कर रहे हैं। इसलिए जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है जो 6.20 था 2020 के अंदर, आज दोस्तों 15.38 हो चुका है 2023 के अंदर। मतलब जो कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर गुजरा है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ तो आपको काफ़ी बढ़िया रही है। कंपनी का EBITDA काफ़ी बढ़िया रहा है, ऑलमोस्ट 908.69 करोड़ का इस बार कंपनी ने EBITDA पोस्ट किया है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है कि कंपनी का किस तरीके से आपको बढ़िया कारोबार देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के ऊपर, बिकॉज मैं जब भी चाहता हूँ कि देखिए वीडियो में हर एक चीज़ को कवर किया जाए। जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है बट स्टिल हमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो अब देखिए कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप किस तरीके से था। सर्विस सेगमेंट से दोस्तों कंपनी ने 2020 में 82% रेवेन्यू बनाया था। उसके अगले साल वो 80% हुआ, फिर 75% हुआ, और अब FY23 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 80% यहाँ से रेवेन्यू बनाया। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ऑटोमोटिव से दोस्तों मेनली कंपनी का पैसा बनता है। जैसे मैंने आपको बताया 66.94% FY20 में था, वो बढ़ के फिर घट के 66.08% हुआ। और अब दोस्तों FY23 के अंदर जो कंपनी का ऑटोमोटिव से रेवेन्यू आया है वो 70.94% है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू मेजरली कहाँ से आता है, ऑटोमोटिव से। अब अदर्स में दोस्तों कौन कौन सी कंपनी ने आपको बता दिया, जिसमें एरोस्पेस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, हेवी इंजीनियरिंग आ गया। तो उसमें कंपनी ने FY20 में 15% रेवेन्यू कमाया था और दोस्तों वो घट के अब ओनली 9% रह गया है। तो कंपनी का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ा है, ऑटोमोटिव के अंदर। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में भी दोस्तों कंपनी का पैसा बनता है। FY20 में 17.84% था वो, लेकिन अब दोस्तों वो ऑलमोस्ट 20% हो चुका है FY23 के अंदर। इससे पिछले साल में वो 25% था। तो ये हम कह सकते हैं कि देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बट ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप आपको साफ साफ समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है। देखिए कंपनी का बिजनेस इंडिया से FY23 में बात करूंगा, इंडिया से 29.76% आया है, यूरोप से 22.83% आया है, नॉर्थ अमेरिका से 21.44% आया है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 25.97% आया है। यानी आप एक बात समझ सकते हैं कि इंडिया से ज़रूर सबसे ज़्यादा चंक कंपनी इंडिया से कमा रही है, बट स्टिल इंडिया पे आपको जो रेवेन्यू कंपनी कमा रही है वो सिर्फ 30% के पास है, राइट। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इधर भी आपको कंपनी का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का सिर्फ एक ही जगह पे फोकस है, कंपनी डेफिनेटली वाइडली स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर। अब दोस्तों समझते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस को, राइट। तो 32.53 की प्राइस टू अर्निंग पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जिनको नहीं पता है प्राइस बैंड, याद रखिए कंपनी का प्राइस बैंड रुपए का है, यानी 475 से 500 का है, बट वो 500 ही मेनली मान के चलिए। और 30 शेयर्स मिल रहे हैं आपको एक लॉट के अंदर, राइट। तो 32.53 का प्राइस टू अर्निंग है कंपनी का, और मार्केट कैप जो कंपनी की है वो ऑलमोस्ट 20,280 करोड़ के आसपास है। एंड जो कंपनी का EPS है वो 15.37 का, जो भी हमने बताया। लेकिन अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इट्स पीयर्स, तो पीएस में दोस्तों नाम आता है एल टी टी एस का दोस्तों जो प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है वो 37 का चल रहा है, अभी आप देख सकते हैं। फिर आता है के पी आई टी टेक का 80.31 का प्राइस ट्रेंडिंग है। एंड फिर आता है दोस्तों टाटा एलेक्साई, और टाटा एलेक्साई का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो 61.55 का है। यानी मेजरली आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेकर आई है, जो इसके पीयर्स है, वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंपनी बहुत एक्सपेंसिव अपना आईपीओ लेकर नहीं आई।
कंपनी ने जगह छोड़ी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज अगर आप मेनली कंपनीज को देखेंगे तो वो 50 के प्राइस टू अर्निंग से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने साफ साफ जगह छोड़ी है इसके अंदर पैसा बनने की, राइट, ये अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। वैसे तो इसके ऊपर मैंने सारे डिटेल वीडियो बना रखे हैं, जो भी डाउट्स है वो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, लेकिन ज़रूर इसके अंदर दोस्तों कैटेगरीज काफ़ी डिफरेंट है। हमेशा कंपनी 3 कैटेगरी रखती है, जिसमें QIB, HNI और रिटेल, लेकिन इसके अंदर 5 कैटेगरीज है। रिटेल की है पहली, जिसमें आप चाहे तो 1 से 13 लॉट्स के बीच में लगा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है 15,000 और मैक्सिमम अमाउंट है 1,95,000। एम्प्लॉय है अगर आप इस कंपनी के, टाटा टेक के, तो आपके लिए कंपनी ने कहा है कि आप 1 से 33 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 15,000 मिनिमम है एंड 4,95,000 मैक्सिमम है। शेयर होल्डर कैटेगरी, जो भी देखिए टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है उनके लिए कंपनी ने टाटा टेक के अंदर अपनी जगह रखी है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। याद रखिएगा टाटा मोटर्स के वही शेयर होल्डर्स जिनके पास 13 नवंबर से पहले शेयर्स थे। 13 नवंबर को भी होंगे तो आपके पास अगर शेयर्स, या फिर आपने 30 नवंबर को लिए होंगे तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 13 नवंबर से पहले जिनके पास भी शेयर्स थे वो बेसिकली एलिजिबल है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। आपके सब तक तो मेल आ ही चुका होगा, अगर आपके पास मेल आ गया तो याद रखिए आपको कंफर्मेशन मिल चुका है। सो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी भी मैक्स अमाउंट 1,95,000 की है। फिर अगर आपको HNI में अप्लाई करना है तो 14 से 66 लॉट्स, और अगर आपको बिग HNI में अप्लाई करना है तो फिर 67 से ज़्यादा या फिर 67। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इस IPO के अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है। याद रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए खास बात यही है कि आप शेयर होल्डर प्लस एक और कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको रिटेल में करना है तो आप रिटेल में करिए, अगर आपको HNI में करना है तो आप HNI में करिए, और अगर आपको बिग HNI में करना है तो बिग HNI में करिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना लगाना है। हाँ, जो एम्प्लॉय है वो दोस्तों 4.95 लाख तक लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनकी कंसीडर होगी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और जो यहाँ पर बैलेंस है वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। बट अच्छी बात क्या है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर तो एम्प्लॉय को फायदा है और शेयर होल्डर्स को भी फायदा है अगर वहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है। अब ग्री मार्केट में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ग्री मार्केट करीबन 70% के आसपास चल रही है, बट अगेन जैसे मैंने कहा, देखिए कंपनी को हमने पूरा डिटेल में समझा है। जरूर ग्री मार्केट काफ़ी बढ़िया चल रही है, बट अगेन मैं कहूँगा ग्री मार्केट को देख के कृपया करके ना लगाए। अगर आपको कंपनी समझ आती है तो लगाए, बट अनडाउटेडली देखिए टाटा ग्रुप का IPO है और बहुत दमदार IPO है, तो पैसा तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हमने सारी डिटेल में कंपनी के ऊपर बात करी। एंड डेफिनेटली आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।